आज हम कुषाण राजवंश का अध्ययन करेंगे। कुषाण एक कबीला था, एक कबीला का नाम है और ये यूचु कबीला का एक भाग था। यूचु कबीला का एक भाग था। यूचु कबीला 5 भागों में बंटकर इंडिया आई और ये जो है यूची यानी कुषाण चीन के तुर्किस्तान के रहने वाले थे। तुर्किस्तान से ये इंडिया आए थे और ये 5 भागों में बंट कर आए थे, जिसमें एक कबीला कुषाण था। तो इसके आधार पर कुजुल कड़फिसस ने कुषाण वंश की स्थापना की। यानी कुषाण कबीला को राजवंश का नाम देने वाला शासक कुजुल कड़फिसस था, यानी कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कड़फिसस था। फिर इसके बाद इसका पुत्र बीम कड़फिसस शासक बनता है। भीम कड़फिसस शासक बनता है। इसने अपने सिक्कों पर शिव, नंदी, त्रिशूल की आकृति अंकित कराया। यानी विदेशी होते हुए भी शिव, नंदी, त्रिशूल की आकृति अपने सिक्कों पर अंकित कराया। इसका पुत्र कनिष्क कुषाण वंश का सबसे महान शासक कनिष्क था। कनिष्क ने अपनी राजधानी पुरुषपुर, जिसको आज हम पेशावर कहते हैं, इसको बनाई और दूसरी राजधानी मथुरा को बनाई। दूसरी राजधानी मथुरा। यहाँ तक कहा जाता है कि ये जो राजधानी है पुरुषपुर, पेशावर, जो आज पाकिस्तान में है, इसको राजनीतिक राजधानी बोलते हैं कि कनिष्क का राजनीतिक राजधानी पुरुषपुर, और ये सांस्कृतिक राजधानी थी मथुरा। देखेंगे हम कनिष्क जो है 78 ईस्वी में शासक बनता है। ऐसे स्थिति में इसने 78 ईस्वी में शक समूह चलाया, जो भारत सरकार द्वारा भी प्रयोग में लाया जाता है। देखेंगे ये जो हैं, इनके शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन होता है। चतुर्थ बौद्ध संगति का जब आयोजन होता है, और ये जो आयोजन है, इनके दरबार में बहुत सारे विद्वान रहते थे, जैसे में वसुमित्र, पार्श, नागार्जुन, महाचेत, संघरक्ष और अश्वघोष, इतने सारे विद्वान रहा करते थे। इसमें से पार्श्व के कहने पर चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कनिष्क द्वारा कश्मीर के कुंडल वन में कराया गया। कश्मीर के कुंडल वन में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन हुआ, और ये जो हुआ उसका समय है 98 ईस्वी में, यानी 98 ईस्वी में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन किया गया। और ध्यान देने की बात यह है कि ये एक ऐसा बौद्ध संगति है जो ईस्वी सन में हुआ है। बाकी जितने 3 बौद्ध संगतियाँ हुई हैं वो सारे ईसा पूर्व में हुए हैं। यहाँ पर गौर करने की बात है, यानी प्रथम शताब्दी में बौद्ध संगति का आयोजन, चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कश्मीर के कुंडल वन में होता है। और ये जो है चतुर्थ बौद्ध संगति का जो आयोजन होता है पार्श्व के कहने पर होता है।
तो ये जो चतुर्थ बौद्ध संगति होती है इसमें अध्यक्ष होते हैं वसुमित्र, जिसने किताब लिखी विभाषा सूत्र, जिसको बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है, इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। फिर देखेंगे उपाध्यक्षता अशोघोष ने की थी, उपाध्यक्षता अशोघोष ने की थी और इसने भी एक किताब लिखी है। ये अध्यक्ष हैं, ये उपाध्यक्ष हैं। इन्होंने भी किताब कुछ लिखी है, जिसे बोध चरित्र लिखी है, संस्कृत में लिखी है। यहीं से देखेंगे हम जो बौद्ध ग्रंथ है संस्कृत में लिखाया जाना स्टार्ट हो जाएंगे, शुरू हो जाएंगे। बोध चरित्र लिखी, सौंदरानंद लिखी, सारीपुत्र प्रकरण लिखी, सारीपुत्र प्रकरण, इतने किताब इन्होंने लिखे। ये जो बोध चरित्र है इसको हम लोग बोलते हैं बौद्धों का रामायण, बौद्धों का रामायण कहा जाता है बोध चरित्र को। अब यहाँ पर एक रोचक तथ्य जान लिया जाए कि अशोघोष जो थे कनिष्क के दरबार में शुरू से नहीं रह रहे थे। चतुर्थ बौद्ध संगति हुआ तब इनको बुलाया गया था और ये रहने वाले पाटलिपुत्रा के थे, पटना के थे। कनिष्क ने पटना से 3 चीज़ें ले गया था, पटना से 3 चीज़ें मंगाई थी। पहला तो अशोघोष को ले गया, यहाँ से अशोघोष को मंगाया। फिर एक अनोखा कुक्कुट ले गया यहाँ से, अनोखा मुर्गा। और तीसरा चीज इसने ले गया महात्मा बुद्ध का भिक्षा पात्र, महात्मा बुद्ध का भिक्षा पात्र लेकर गया। यानी कि पाटलिपुत्रा से 3 चीज़ें लेकर गया, इसको आप नोट कर लेंगे। फिर हम देखेंगे इसके बाद चतुर्थ बौद्ध संगति कनिष्क के शासनकाल में होती है और यहीं से बौद्ध धर्म में एक नए संप्रदाय महायान का उदय होता है। आप इन नागार्जुन को देख रहे हैं। नागार्जुन जो हैं, नागार्जुन इन्होंने एक किताब लिखी है माध्यमिक कारिका, माध्यम कारिका। इनको भारत का आइंस्टीन कहा जाता है, भारत का आइंस्टीन कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने सापेक्षतावाद का सिद्धांत दिया था। सापेक्षतावाद का सिद्धांत देने के कारण इनको भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है। फिर देखेंगे हम इनके ही दरबार में चरक नामक विद्वान रहा करते थे, जिन्होंने चरक संहिता लिखी, जो चिकित्सा शास्त्र से संबंधित है, जो चिकित्सा शास्त्र से संबंधित है। यानी कि चरक जी खुद वैद्य थे। यहाँ पर तो नोट कर लेंगे, शून्यवाद के जनक भी नागार्जुन महोदय ही हैं। फिर देखेंगे ये जो कनिष्क है, कनिष्क को चीन का एक सेनापति है, चीनी जनरल पेन चौवा ने हराया था।
इन्हीं के शासनकाल में गांधार कला शैली और मथुरा कला शैली का विकास हुआ। हम देखेंगे, इसको हम बोलते हैं यथार्थवादी, गांधार को यथार्थवादी कला शैली और इसको बोलते हैं आदर्शवादी कला शैली। इस कला शैली को हिंद यवन शैली या इंडो ग्रीक शैली या इसको हम बुद्ध ग्रीक शैली भी बुद्ध ग्रीक शैली भी कहते हैं। फिर देखेंगे इनका थोड़ा सा योगदान हम देख लेते हैं। हम देखेंगे कुषाणों का अंतिम शासक वसुदेव था। देखिए, कुषाण शासक को देवपुत्र कहा जाता है। इन्हें देवपुत्र कहा जाता था। अब देखेंगे, भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के हिंद यूनानी ने चलाया। सोना का सर्वप्रथम सिक्का हमारे देश में हिंद यूनानी चलाए। देखेंगे, सबसे शुद्ध सोना का सिक्का जो चलाए वो लोग कुषाण थे। और सबसे अधिक जो सिक्का चलाया गया, सबसे अधिक सोना का सिक्का वो चलाया गया गुप्तों के द्वारा। हालांकि गुप्तों ने सोने के सिक्का चलाए थे, उसमें खोट की मात्रा थी, अशुद्धियाँ थी। तो सबसे पहले सोना इंडिया में हिंद यूनानी शासकों ने चलाया और सबसे शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण शासकों ने चलाया और सबसे अधिक, हालांकि खोट वाला सिक्का सबसे अधिक गुप्तों ने चलाया। फिर देखेंगे कि कुषाण यानी कनिष्क के शासन काल में ही रेशम मार्ग का विकास हुआ। ये जो रेशम मार्ग है, चीन से मध्य एशिया होते हुए रोमन साम्राज्य तक ये मार्ग जाता था। माने रेशम मार्ग जो है चीन से शुरू होकर मध्य एशिया होते हुए रोमन साम्राज्य तक जाता था। और इसमें भारत दलाली का काम करता था, क्योंकि जो जम्मू कश्मीर का एरिया है वो रेशम मार्ग उसी से होकर गुजरती थी। जो हमारे देश का जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर से ही ये, जैसे कि जम्मू कश्मीर हो गया, ऐसे हो करके रेशम मार्ग गुजरती थी। तो ऐसे में भारत के जो व्यापारी थे इसमें दलाली के काम करते थे, यानी कि चाइनीज जो व्यापारी आते थे उससे सामान खरीद लेते थे और फिर यहाँ पर ले जा करके रोमन व्यापारी को बेच देते थे और फिर रोमन व्यापारी का सामान यहाँ खरीदते थे, फिर यहाँ पर बेचते थे। और ऐसे स्थिति में टैक्स भी सरकार को ज़्यादा मिलती थी, यानी कि हमारी समृद्धि का एक कारण रेशम मार्ग भी था। जय हिंद।